पिछले वीडियो में अपन ने ट्रांसफॉर्मर्स का वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस किया। अच्छा, वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करते टाइम अपन ने एक एजम्पशन मेंशन किया था, और वो एजम्पशन क्या था कि प्राइमरी कॉइल के थ्रू जितना फ्लक्स पास हो रहा है वो सारा का सारा फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी कॉइल के थ्रू भी पास करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एजम्पशन अपन ने लिया था। तो जैसे ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है कि केवल दो कॉइल्स लिए हुए हैं, तो ये तो क्लियर ही है कि ये वाला जो पोर्शन है फ्लक्स का वो सेकेंडरी कॉइल से पास नहीं हो रहा है। हमको क्या इंश्योर करना है कि सारा पोर्शन जो है वो सेकेंडरी कॉइल से पास हो। ठीक है, क्योंकि हमको क्या अचीव करना है, नो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, तो इसको इंश्योर करने के लिए हम ये करते हैं। तो फ्लक्स के लीकेज को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं कि प्राइमरी कॉइल को और सेकेंडरी कॉइल को एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के कोर के अराउंड हम वाइंड करते हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन जो मटेरियल मैंने बना रखा है ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम क्यों यूज करते हैं? अपन ने जब मैग्नेटिज्म पढ़ा था मटेरियल्स में, तो वहां पे अपन ने क्या प्रॉपर्टी डिस्कस की थी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की? तो वहां अपन ने डिस्कस किया था कि यदि सपोज किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही, ठीक है, अभी अपन ने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं रखा है, इस तरह से फ्लो कर रही है, और हम इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को इस रीजन में हम रख देते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बेंड कर जाएगी, बेंड करके और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू पास करेगी। आप देख रहे हैं? ठीक है, मतलब बाहर की भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू पास करेंगी। ठीक है, इस तरह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है एक तरह से, है ना। ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं वहां पे। तो ट्रांसफार्मर के केस में जब हम प्राइमरी कॉइल को और सेकेंडरी कॉइल को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से के चारों तरफ वाइंड कर देते हैं, तो यदि इस वाले केस में यदि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैं ड्रॉ करूं, तो कुछ इस टाइप का ड्रॉ हो जाएगा। इस डायरेक्शन में, है ना, ऑब्वियसली वेरी करता रहेगा। और क्यों वेरी करता रहेगा? क्योंकि करंट का डायरेक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है, पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इस तरह से लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज, है ना, जीरो तो नहीं हुआ, पर है ना काफी कम हो गया, है ना, बिल्कुल मिनिमाइज कर लिया हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यूज करके। ठीक है, अच्छा, ट्रांसफार्मर की फंक्शनिंग को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। यहां पे जो अपन ने ट्रांसफार्मर बना रखा है वो नो लोड पे ऑपरेशन है। अभी नो लोड पे ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया कि हमने सेकेंडरी कॉइल के साथ में कोई लोड अभी अटैच नहीं किया है। तो जब ये पोजीशन है ट्रांसफार्मर की, तो क्या है, जैसे हमने प्राइमरी साइड में एक पावर सप्लाई के साथ में प्राइमरी कॉइल को ज्वाइन किया, ठीक है, इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस किया जो कि जो सोर्स ईएमएफ है उसको अपोज कर रहा है, और वो ईएमएफ इसको अपन वीपी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और वीपी अपन ने देखा था कितना होता था, माइनस एनपी डी फाई बाई डी टी। ठीक, अच्छा, ये जो प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल का ये जो सर्किट है ये तो क्लोज सर्किट हो गया, है ना। इसमें अपन पोटेंशियल राइज और ड्रॉप का यदि इक्वेशन लिखेंगे तो क्या इक्वेशन हो जाएगा, ईपी जो कि पावर सोर्स है माइनस एनपी डी फाई बाई डी टी, ये जीरो के बराबर हो गया। ठीक है, जितना पोटेंशियल राइज करेगा किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस वाले पॉइंट से यदि हम शुरू करते हैं तो फिर इतना ड्रॉप कर जाएगा। अच्छा, और ये एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन वीपी का एक्सप्रेशन है। तो ईपी माइनस वीपी जो है वो जीरो के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ईपी जो है वो वीपी के बराबर है। और ये एक्सप्रेशन क्यों आ रहा है,
क्योंकि इनपुट साइड में हम ये मान करके चलते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो 0 है। आइडियल ट्रांसफार्मर में जो सर्किट का प्राइमरी साइड है ना, उसमें रेजिस्टेंस हम 0 मान के चलते हैं। अच्छा, तो अब इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ? हर टाइम पे ये कॉइल जो है वो सोर्स के ईएमएफ को अपोज कर रहा है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में तो रेजिस्टेंस 0 होता है, बट एक्चुअल ट्रांसफार्मर्स के कंस्ट्रक्शन में है ना, कुछ रेजिस्टेंस तो रिटेन रहेगा ही। ठीक है, तो एक बहुत छोटा करंट वो प्राइमरी साइड में पास करेगा, इसको IM बोलते हैं अपन। ये अपन नो लोड की कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं। नो लोड के केस में एक बहुत छोटा करंट इसमें पास करता है। इस करंट को अपन क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है, ये करंट केवल इतना भरा है कि फ्लक्स जो है वो इस कोर के थ्रू पास करे और सेकेंडरी कॉइल के साथ में लिंक करे। ठीक है, और इस फ्लक्स के कारण सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा Vs, और Vs कितने के बराबर होगा? Ns माइनस साइन d∅dt। ठीक, पर चूंकि अभी लोड नहीं है तो सेकेंडरी साइड में कोई करंट नहीं पास कर रहा। ठीक है, अच्छा, ये तो वो कंडीशन है जब हमने लोड नहीं लगाया। सपोज हम अब एक लोड ऐड कर देते हैं सेकेंडरी साइड में, RL बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसफार्मर विथ लोड। तो अब अपन डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में करंट क्या फ्लो करेगा लोड लगाने के कारण। अच्छा, नो लोड के केस में करंट जो सेकेंडरी साइड में है वो 0 था। ठीक है, अच्छा, अब लोड लगाने के बाद में सेकेंडरी साइड में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना हो जाएगा? Vs/RL। ठीक है, अच्छा, अब अपने को क्या पता करना है कि प्राइमरी साइड में करंट कितना फ्लो करेगा। तो इसको पता करने के लिए हम सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल लगाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे जितना पावर इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और इनपुट पावर क्या हो गया? IP हो गया करंट जो प्राइमरी कॉइल के थ्रू पास कर रहा है। ये IP करंट जो है वो IM करंट नहीं है ना। IM करंट तो नहीं के बराबर है, नेग्लिजिबल करंट है, बहुत छोटा करंट है। और इसका कारण क्या था वो अपन देख ही चुके हैं। EP जो है वो VP के बराबर है, इसलिए IM करंट तो बहुत छोटा था। ये IP करंट जो है वो तब प्रोड्यूस होता है, और अभी अपन डिस्कस करेंगे कि IM से ज़्यादा क्यों होता है ना, काफ़ी ज़्यादा होता है लोड लगाने की कंडीशन में, है ना, तब ये करंट फ्लो करने लगता है यहाँ। तो VP/IP ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये इनपुट पावर हुआ, और आउटपुट पावर क्या हो गया? VS/IS। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल में जो करंट पास करेगा वो कितना हो जाएगा? VS/VP इंटू IS। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अच्छा, दूसरा, ये जो प्राइमरी कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस और सेकेंडरी कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ में लिंक था। Vs/VP ये कितने के बराबर था? Ns/Np। ठीक है, जिसको अपन ने K भी बोला था, टर्न्स रेशियो या ट्रांसफार्मर रेशियो। तो IP और IS के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा? IP इज इक्वल टू Ns/Np इंटू IS। ठीक, तो इसको यदि यहाँ पे लिख लें, I सेकेंडरी ये क्या हो गया? IP/K हो गया, है ना, उल्टा रिलेशन है। और ऑब्वियस है उल्टा रिलेशन होगा, मतलब इन द सेंस कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन था टर्न्स रेशियो के रिस्पेक्ट में, करंट का रिलेशन जो है उससे उल्टा है, क्योंकि Vs जो है वो क्या था? K/VP। ठीक है,
तो ये जो दो इक्वेशन अपने पास में आई है ना, इक्वेशन 1 और 2, इसको हम देखें तो ये क्लियर है कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना, या इस तरह से यदि हम देखें कि जब भी यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहे हैं आउटपुट में, तो करंट कम हो जाएगा। मतलब सेकेंडरी कॉइल में यदि पोटेंशियल डिफरेंस हम इंक्रीज कर रहे हैं तो सेकेंडरी कॉइल में करंट जो है वो कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन से तो अपन ये रिलेशन ले आए कि सेकेंडरी कॉइल में लोड लगाने से प्राइमरी कॉइल में इस तरह का करंट आ जाता है, पर प्राइमरी कॉइल में करंट इंक्रीज क्यों करता है लोड लगाने से, है ना, उसको थोड़ा इंट्यूटिवली देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो जैसे ही हमने लोड लगाया तो सेकेंडरी कॉइल में करंट जनरेट होता है ना। जब तक लोड नहीं था, जब तक सेकेंडरी कॉइल में तो कोई करंट था ही नहीं। ठीक है। तो जैसे ही सेकेंडरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा तो वो करंट भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इस कॉइल के अंदर। और उस फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा? अगेन एज पर लेंजेस लॉ, वो फ्लक्स जो है, जिस फ्लक्स के कारण करंट प्रोड्यूस हुआ, उस फ्लक्स के डायरेक्शन को अपोज करेगा। तो उसके कारण क्या होता है कि एक रिवर्स डायरेक्शन में फ्लक्स जो है वो इंड्यूस होगा इस कोर के अंदर, ये जो मैं ब्लू से बना रहा हूं। और इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है सेकेंडरी कॉइल में करंट। ठीक है। अच्छा, अब यदि प्राइमरी साइड के कॉइल में हम देखें तो ये जो लाल वाला जो फ्लक्स जो हमने बनाया है वो ये वाला फ्लक्स है, ठीक है, जिसके कारण Vp प्रोड्यूस हो रहा था, EMF अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। अच्छा, अब ये ब्लू वाला फ्लक्स जो है वो लाल वाले फ्लक्स को अपोज कर रहा है, ठीक है, पर इसके कारण, और ये फ्लक्स भी वेरी कर रहा है, तो इसके कारण भी एक EMF प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और वो EMF जो है इस Vp को कम करेगा, है ना, दिख रहा है, क्योंकि लाल वाला फ्लक्स है और ब्लू वाला फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो EMF ब्लू वाला फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? VB, है ना, इसको बोलते हैं बैक EMF। ठीक है। एक तरह से मतलब बैक EMF हो गया कि जो हमने सेकेंडरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस किया, उस EMF के कारण प्राइमरी कॉइल में भी उस करंट ने, सेकेंडरी कॉइल के करंट ने एक EMF जनरेट कर दिया प्राइमरी कॉइल में। ठीक है। तो अब आप देखें प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस जो है वो EMF क्या हो जाएगा? Vp माइनस VB हो गया। ठीक है। तो पर ये Vp माइनस VB जो है वो सस्टेन हो सकता है क्या? वो सस्टेन हो नहीं सकता। क्यों नहीं सस्टेन हो सकता? क्योंकि हमारा इनपुट EMF तो सेम ही है भाई। EP जो है, EP तो वेरी कर नहीं सकता है। ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस इंड्यूस्ड EMF EP होना ही है, और चूंकि बैक EMF के कारण ये EMF घट गया है, तो इसको फिर से EP के लेवल पे लाने के लिए एक ही तरीका रह जाता है कि ये वाला फाई जो है वो बढ़ जाए, ये लाल वाला फाई जो है बढ़ जाए। और लाल वाला फाई बढ़ने का एकमात्र तरीका क्या हो गया कि यहाँ पे जो है करंट बढ़ना पड़ेगा। तो ये करंट जो है वो IM की जगह जो है अब बढ़ करके IP हो जाता है। ठीक है। तो पूरे डिस्कशन का नटशेल क्या हुआ कि जब भी हम ट्रांसफार्मर को लोड करते हैं, हम जैसे ही ट्रांसफार्मर को लोड करते हैं, प्राइमरी साइड में करंट इंक्रीज कर जाता है इस बैक EMF के कारण, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया। ठीक है। तो अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि, है ना, किन कारणों से ये जो इक्वेशन अपन ने लिखी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बीच में इस इक्वेशन के अनुसार जो है वो कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है ना, पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी से सेकेंडरी जब भी एनर्जी कन्वर्ट होती है ना, कुछ एनर्जी लॉसेस होते हैं, तो उनके क्या क्या कारण होते हैं, है ना, वो देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।